हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके पहले का भाग 1 जरूर देखिए। आपको इस भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कला किसे कहते हैं, उसके अलावा कला के जो प्रकार है, लोक कला और अभिजात कला, और उसके अलावा शिल्प कला के प्रकार, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। स्थापत्य और शिल्प। स्थापत्य का मतलब मालूम है ना? स्थापत्य का मतलब होता है जैसे किला, भवन, गुफा, कोई भी निर्माण कार्य, प्रशासनिक भवन, ये सब स्थापत्य के अंतर्गत आते हैं। तो उस पे कैसे शिल्प कला किया गया, कैसे उसका आकार दिया गया, मूर्तियां उसमें कैसे बनाई गई, उसको स्थापत्य और शिल्प कहा जाता है। भारत में कई उकेरी हुई गुफाएं हैं। उकेरी यानी खुरुच के जो छीनी हथौड़ी से बनाया गया है। उकेरी हुई गुफाओं की परंपरा भारत में ईसा पूर्व 3री शताब्दी से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। तकनीकी दृष्टि से पूरा गुफा स्थापत्य और उकेरे हुए शिल्प एकत्रित उदाहरण होती है। जैसे उसमें क्या होता है, प्रवेश द्वार, भीतर के खंबे, मूर्तियां शिल्प कला के उत्तम नमूने होते हैं। दीवारों की छतों पे किया गया चित्रकारी और कुछ गुफाओं पर आज तक कुछ सीमा तक बना हुआ है। महाराष्ट्र की अजीठा और वेरूल की गुफाओं में 1983 में विश्व विरासत में उसको दर्जा प्रदान किया गया है। भारत में मंदिर स्थापत्य की शुरुआत लगभग ईस्वी सन 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के कार्यकाल में हुआ। गुप्त काल के प्रारंभ में, जब गुप्त काल था, उसकी शुरुआत में गर्भगृह यानी जहाँ पे मूर्ति स्थापित करते हैं, गर्भगृह और उसके बाहर 4 स्तंभों वाले यानी 4 खंबा, यही मंदिर का स्वरूप था। देखो यहाँ पे चित्र दिया गया है, 4 खंबा और उसके बीच में मूर्ति स्थापित करने के लिए गर्भगृह। ईस्वी सन 8वीं शताब्दी तक भारत में मंदिर स्थापत्य पूरी तरह से विकसित हो चुका था। यह एलोरा के कैलाश मंदिर की भव्य रचना के आधार पर आसानी से हमारे ध्यान में आ जाता है। मध्य युग के समय तक भारतीय मंदिर स्थापत्य के अनेक शैलियां विकसित हुई। ये शैलियां शिखरों की रचना की विशेषताओं के आधार पर निश्चित किया जाता है। शिखर के आधार पर हमें पता चल जाता था कि कौन सी शैली का मंदिर है। उसमें उत्तर भारत की नागर और दक्षिण भारत की द्राविड़, ये 2 प्रमुख शैलियां मानी जाती है। इन दोनों शैलियों में समन्वय होने से जो मिश्र शैली का विकास हुआ उसको वेसर कहते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाने वाली भूमिज मंदिर शैली और नागर मंदिर शैली रचना में समानता पाई जाती है। भूमिज शैली क्रमशः छोटे होते हुए शिखरों में प्रतिकृति ऊपर तक रची गई होती। देखो यहाँ पे ऊपर दिया गया है, छोटे छोटे शिखर है। शिखर जो ऊपर का जो ऊपर नोक होता है उसको शिखर कहते हैं। द्राविड़ शैली का ये मंदिर है। मंदिर का गोपुर है, गोपुर यानी मुख्य द्वार, जहां से हम अंदर जाते हैं। मालूम कर ले, महाराष्ट्र में 12वीं 13वीं शताब्दी में निर्मित मंदिरों को हेमाडपंथी मंदिर कहते हैं। हेमाडपंथी मंदिर की भी विशेषता होती है। हेमाडपंथी मंदिर जो है, बाहर की दीवारें जो है तारकाकृति होती है। ऐसा लंबाई चौड़ाई ऐसा नहीं रहता है, 4 आयत के आकार का नहीं होता है, बल्कि तारों के आकार का होता है। जैसे तारा रहता है उसी आकार का होता है। तारकाकृति मंदिर की बनावट, बाह्य दीवार अनेक कोणों में विभाजित होते हैं। देखो यहाँ पे चित्र दिया गया, अलग अलग कोणों में विभाजित है ये। अतः दीवारों पर उन पे बने गए शिल्पों पर छाया प्रकाश का सुंदर प्रभाव देखने को मिलता है। हेमाडपंथी मंदिरों की एक और विशेषता है कि दीवारों को जोड़ने के लिए चूने का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके जो पत्थर होते हैं एक दूसरे में फंसाकर उसके अंदर चूल बैठाकर उसके सहारे पे दीवार खड़ी की गई होती है। मुंबई के समीप अंबरनाथ का अम्बरेश्वर मंदिर और नासिक के समीप सिन्नर। देखो बच्चों, ये मुंबई के समीप अंबरनाथ का अम्बरेश्वर मंदिर का चित्र है। ये जो मंदिर है हेमाडपंथी मंदिर है और ये जो है अलग अलग कोणों में विभाजित है।
देखो बच्चों, इसके नीचे सिन्नर का गोंदेश्वर मंदिर है। इसके ऊपर भी देखो जैसे तारों के आकार का ये बनाया गया है, गोल सा। इसके अलावा हिंगोली जिले का ओढ़ा नागनाथ मंदिर का चित्र है। यह मंदिर भी हेमाड़पंथी मंदिर का उत्तम उदाहरण है। इन मंदिरों की बनावट जो है तारकाकृति प्रकार की है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के अनेक स्थानों पे हेमाड़पंथी मंदिर देखने को मिलते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं मध्ययुगीन भारत का मुस्लिम लोगों का जो कला, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। मध्ययुगीन भारत में मुस्लिम सत्ताओं के आश्रय में पर्शियन, मध्य एशियाई, अरबी और इस्लाम पूर्व भारतीय स्थापत्य शैली की अनेक धाराएं इकट्ठी आई। यानी मध्य काल में, यानी मुस्लिम काल जब मुगल शासक थे तो उसमें बहुत सारी अलग अलग शैली हमारे भारत में आई। उसमें भारत की मुस्लिम स्थापत्य विकसित हुआ। उसमें ज्यादा करके मुगल शैली जो है वो विकसित हुई। कई सुंदर वास्तुओं का निर्माण किया गया, बहुत सारे स्थापत्य बनाए गए। दिल्ली के समीप मेहरौली का कुतुब मीनार, आगरा का ताजमहल और बीजापुर का गोल गुंबद जैसी वास्तुएं मुस्लिम स्थापत्य शैली की विश्वविख्यात उदाहरण है। कुतुबुद्दीन ऐबक 12वीं शताब्दी के कार्यकाल में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू हुआ और उसके पश्चात अल्तमश के शासन काल में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा हुआ, यानी पूरी तरह से बन गया। देखो बच्चों, ये कुतुब मीनार का चित्र है। इसको बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसको बनाने का शुरू किया और इनकी मृत्यु होने के पश्चात अल्तमश नामक शासक ने इसको पूरा कराने का कार्य किया। कुतुब मीनार संसार की सर्वाधिक ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। जिस वास्तु संकुल का कुतुब मीनार हिस्सा है, उस वास्तु संकुल को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थान के रूप में घोषित किया गया है। देखो, यह कुतुब मीनार का चित्र दिया गया है। यह सबसे ऊंची मीनार है। बच्चों, ये चित्र किसका है नीचे बता सकते हो क्या? वेरी गुड, ये ताजमहल का चित्र है। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज महल, और उनकी याद में, उनकी मृत्यु के पश्चात उन्होंने उनकी याद में ताजमहल बनवाया था। ताजमहल भारत का सौंदर्य कीर्ति मुस्लिम स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। विश्वविख्यात मानी गई वास्तु में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थान के रूप में घोषित किया है। ईस्वी सन की 17वीं शताब्दी में निर्मित बीजापुर का अति भव्य यानी बहुत बड़ा इमारत गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह, ये जो चित्र दिया गया है बीजापुर का गोल गुंबद का है, इसको बनवाने वाले आदिल शाह का इसमें एक कब्र है। मरने के बाद जो उसमें इनको दफनाया गया था। इस इमारत को गोल गुंबज नाम इस कारण ही मिला है, उस गुंबज के अंदर वाले घेरे से लगकर गोल छज्जा है। इस छज्जे पर खड़े रहकर धीमी आवाज से बात करे अथवा फुसफुसाए तो यह आवाज सर्वत्र सुनाई देती है, यानी सभी जगह सुनाई देती है। यदि जोर से ताली बजाए तो उसकी जो प्रतिध्वनि है वह कई बार गूंजती रहती है। अंग्रेजों के कार्यकाल में बांधे गए चर्च, सरकारी कार्यालय, बड़े पदाधिकारियों के आवास स्थान, रेल स्टेशन जैसी इमारतों में यह शैली देखने को मिलती है। ये अंग्रेजों की शैली है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज रेल टर्मिनस इमारत इस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस इमारत को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थान की सूची में समाविष्ट किया गया है। बच्चों देखो, यह छत्रपति शिवाजी महाराज रेल टर्मिनस है। यह अंग्रेज के कार्यकाल में बांधा गया एक चर्च के आधार पर यह इसको बनाया गया है। भारत में ललित आंगिक कला परंपराएं, लोक कला की परंपराएं। भारत के प्रत्येक प्रदेश में विविधतापूर्ण लोकगीत, लोकवाद्यों, लोक नृत्यों और लोक नाट्यों की परंपराएं है। आज से नहीं, प्राचीन काल से हमारे देश में अलग अलग परंपरा से गाना बजाना, नृत्य और नाटक किया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी लोक कला के अनेक परंपराएं प्रचलित है। ये लोक कलाएं धार्मिक पर्व जैसे कोई त्योहार वगैरह हो और सामाजिक जीवन के अभिन्न हिस्से के रूप में विकसित है।
इन लोक कलाओं में कोली नृत्य, तारपा नृत्य, कोकण का दशावतार, पोवाड़ा, जागरण, गोंधल कुछ मोटे उदाहरण है। देखो बच्चों, यहाँ पे दिया गया है तारपा नृत्य और यहाँ पे दिया है कोकण का दशावतार। ये जो है ये भारत की लोक कला का उदाहरण माना जाता है। अभिजात कलाओं की परंपराएं। भारत को लोक कलाओं की भांति अभिजात कलाओं की अति संपन्न विरासत प्राप्त हुई है। इसमें भरत मुनि, देखो बच्चों नीचे भरत मुनि का चित्र है। ये भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा। ग्रंथ में गायन, वादन और नृत्य नाट्य जैसी कलाओं का विस्तार से विचार विमर्श हुआ है। इसमें इन्होंने इसके बारे में बहुत सारे नियम वगैरह लिखे हैं। इस दृष्टि से यह सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। भारतीय ललित कलाओं की प्रस्तुति में नौ रसों को मूलभूत माना गया है। ये नौ रस है श्रृंगार, हास्य, विभत्स, रौद्र, करुण, वीर, भयानक, अद्भुत और शांत। ये नौ रस माना गया है। भारतीय लोगों का विदेशी लोगों के साथ निरंतर संपर्क होता रहा, यानी एक दूसरे से मिलना जुलना होता रहा है। उसके द्वारा उन कलाओं की प्रस्तुति अनेक धाराओं में घुलती गई, परिणाम स्वरूप अधिकाधिक संपन्न होती गई। शास्त्रीय गायन, वादन, नृत्य की विविध शैलियों और उन शैलियों का संवर्धन करने वाले घरानों का निर्माण हुआ। भारत में शास्त्रीय गायन की दो प्रमुख शाखाएं हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटकी संगीत है। साथ ही शास्त्रीय और उपशास्त्रीय दो भेद है। उपशास्त्रीय गायन के अनेक लोक गीत शैलियों का समावेश दिखाई देता है। देखो बच्चों, ये लावणी नृत्य है, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नृत्य लावणी नृत्य। उत्तर भारत के कथक, महाराष्ट्र के लावणी जिसको हमने पीछे देखा, ओडिशा का ओडिसी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम प्रचलित नृत्य शैलियां हैं, यानी नृत्य करने की तरीका है। इन नृत्य शैलियों की प्रस्तुति शास्त्रीय गायन, वादन और नृत्य का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया है केरल के कथकली नृत्य का। स्वतंत्र भारत में शास्त्रीय संगीत और नृत्य सामान्य रसिकों तक पहुंचे। रसिक मतलब क्या होता है? जो इसके चाहने वाले हैं, पसंद करने वाले, उनके तक पहुंचे। इस दृष्टि से अलग अलग स्थानों पर संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उसका आनंद और रस प्राप्त करने के लिए केवल भारत से नहीं बल्कि विदेशों से भी बहुत सारे चाहने वाले आते हैं। पुणे में प्रतिवर्ष सवाई गंधर्व नाम से आयोजित किया जाने वाला संगीत महोत्सव विख्यात है। क्या आप जानते हैं बीजापुर का सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह, देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इसने दक्षिणी उर्दू भाषा में किताबे नवरस ग्रंथ इन्होंने लिखा था। यह ग्रंथ जो है संगीत शास्त्र से संबंधित है तथा गायन के अनुकूल गीतों वाला ध्रुपद गायकी को सामने रखकर गीतों को साकार करता है। उत्तम श्रेणी के काव्य ग्रंथ की अनुभूति रसिकों को प्रदान होती है। इस ग्रंथ का मराठी अनुवाद डॉक्टर सैयद याह्या नसीद ने किया और उसका मराठी संस्करण डॉक्टर अरुण प्रभुणे ने किया। ये जो ग्रंथ था, ये ग्रंथ का अनुवाद किसने किया? डॉक्टर सैयद याह्या ने किया। उसके बाद इसी का मराठी में अनुवाद अरुण प्रभुणे ने किया। देखो यहाँ पे चित्र दिया है अरुण प्रभुणे का। इस ग्रंथ के मुख्य पृष्ठ पे अंकित दोहे का अनुवाद ये जो ऊपर दिया गया है उर्दू में, ये दोहा जो दिया गया है, इसका यहाँ पे मराठी में अनुवाद यहाँ दिया गया है। हे माते सरस्वती, आप जगत ज्योति और सर्वगुण संपन्न है। यदि आपकी कृपा इस इब्राहिम पर हो गई तो नवरस का गीत युग युग तक जीवित रहेगा। ये उर्दू में इन्होंने मराठी भाषा में अनुवाद किया। वर्तमान समय में भारतीय संगीत क्षेत्र में विशिष्ट शैली अथवा विशिष्ट घराने की सीमा को लांघ कर नया अभिनव प्रयोग करने का झुकाव दिखाई देता है। अलग अलग संगीत शैली, अलग अलग परंपरा थी, वहां से निकल के एक नई शैली का उदय हुआ। इसमें भारतीय संगीत के साथ पश्चिमी संगीत और नृत्य का मेल बिठाने का प्रयास भी दिखाई देता है।
इस प्रकार नई शैली विकसित हुई और नई शैली विकसित करने में उदय शंकर का नाम जो है विशेष रूप से लिया जाना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पे उदय शंकर का चित्र है, ये उदय शंकर है, नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भारत के शास्त्रीय नृत्य और यूरोपीय रंगमंच का नृत्य नाट्य परंपरा के बीच समन्वय साधा है, यानी उसमें तालमेल बैठाया है। जो अंग्रेजों के नृत्य और भारतीय नृत्य में इन्होंने तालमेल बैठाया है। साथ ही उन्होंने अपनी शैली में लोक नृत्य की विविध शैलियों को भी स्थान दिया है। इस प्रकार भारतीय ललित कलाओं की प्रस्तुति क्षेत्र विस्तार पाता हुआ दिखाई देता है। यही बात भारतीय दृश्य कलाओं के क्षेत्र में भी निरंतर हो रही है। कला, उपयोजित कला और व्यवसाय के अवसर, लास्ट पेज। कला का इतिहास का एक ज्ञान शाखा है। इस क्षेत्र में अनुसंधान, शोध कार्य, व्यवसाय के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। इसमें शोध किया जा सकता है और व्यवसाय भी प्राप्त किया जा सकता है। पहला, कला का इतिहास के अध्येता पत्रकारिता यानी रिपोर्टर क्षेत्र में काम कर सकते हैं, रिपोर्टर बन सकते हैं। दूसरा, कला वस्तुओं के क्रय विक्रय स्वतंत्र क्षेत्र है। कलात्मक वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने के लिए कला वास्तु कृत्रिम, नकली है या असली, इसकी परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। इस हेतु कला का इतिहास गहन अध्ययन करने वाले तज्ञों की आवश्यकता होती है। जैसे कलात्मक वस्तु, जैसे कोई भी चीज हो गया, उसको हमें बेचना है तो बेचने के लिए उसका क्या मूल्य हो निर्धारित करना होता है। उसके अलावा असली है कि नकली, उसकी परीक्षण करने की जरूरत होती है। तो उसके लिए एक गहन अध्ययन करने वाली तज्ञों की जरूरत होती है। सांस्कृतिक विरासत और संरक्षण और संवर्धन के लिए सांस्कृतिक पर्यटन अब नए से विकसित होने वाला क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में कला अध्येता के लिए अनेक अवसर उपलब्ध है, जैसे संग्रहालय, अभिलेखागार, पुस्तकालय, सूचना प्रसारण का तकनीकी विज्ञान, पुरातत्व अनुसंधान, भारतीय विद्यालय महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसमें भी लोगों को व्यवसाय प्राप्त हो सकता है, रोजगार प्राप्त हो सकता है। देखो बच्चों, ये कलकत्ता का संग्रहालय है और ये अभिलेखागार का चित्र है। यहाँ पे दस्तावेज वगैरह संभाल के रखा गया जाता है और संग्रहालय में प्राचीन काल की वस्तुएं संभाल के रखी जाती है। उपयोजित कला, दृश्य कला और ललित कला क्षेत्र में निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि जो चाहने वालों को इसमें आनंद की प्राप्ति हो और सभी कलाओं के जो कलाकार हैं उनका भी यही उद्देश्य होता है कि लोगों को अच्छा से अच्छा लोग देखने को मिले। इसलिए अनेक प्रकार का निर्माण किया जाता है, नृत्य वगैरह किया जाता है। इस प्रकार उपयोगिता के उद्देश्य को ध्यान में रखकर कला का निर्माण करना उपयोजित कला कहा जाता है। पहला है औद्योगिक और विज्ञापन क्षेत्र में मकान की साज सज्जा, सजावट की वस्तुएं, फिल्म और दूरदर्शन कार्यक्रम के लिए कला निर्देशन, प्रकाशन और मुद्रण क्षेत्र में पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्रों की संरचना, साज सज्जा और सुलेखन, भेंट कार्ड, निमंत्रण पत्र, व्यक्तिगत लेखन सामग्री, उपहार की वस्तुएं, अनेक बातों के लिए उपयोजित कला क्षेत्र में तज्ञों की जानकारी की आवश्यकता होती है। यानी इन सभी चीजों में एक तज्ञ व्यक्ति को जरूरत होती है और उसको इसमें रोजगार प्राप्त हो सकता है। स्थापत्य और फोटोग्राफी के क्षेत्र उपयोजित वर्ग कला में आते हैं, यानी इसमें हम स्थापत्य क्षेत्र में फोटोग्राफी भी हम कर सकते हैं। वर्तमान समय में संगणक में तैयार किए हुए स्थिर चित्र, चलचित्र, नक्काशी और आरेखन का उपयोग किया जाता है। यह सभी उपयोजित कला के अंग है। आभूषण, मूल्यवान धातुओं की कला वस्तुएं, रंगीन नक्काशी वाले मिट्टी के बर्तन, बांस और बेत की वस्तुएं, कांच की कलात्मक वस्तुएं, सुंदर कपड़ा, वस्त्र निर्मित, ये सभी उपयोजित कला की विस्तृत सूची है। यानी इसमें भी लोग अपना अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। उपर्युक्त प्रत्येक क्षेत्र में बौद्धिक स्तर पर किसी संकल्पना के बारे में सोच को उसको प्रत्यक्ष में उतारने के लिए अनेक चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में प्रशिक्षित और कुशल व्यक्तियों की बड़ी मात्रा में जरूरत होती है।
कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन करते समय उसकी निर्माण प्रक्रियाओं में सांस्कृतिक परंपराओं से बंधी होती है। इन क्षेत्रों में प्रक्रियाओं के प्रत्येक चरण का विकास का इतिहास होता है। प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में कला वस्तुओं का उत्पादन प्रक्रिया जो औद्योगिक और सांस्कृतिक परंपराएं होती है, उन्हें इतिहास का अंतर्भाव रहता है। उपरोल्लिखित क्षेत्रों में तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाले अनेक संस्थान भारत में हैं। इसमें पहला है गुजरात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद। देखो बच्चों, यहाँ चित्र नीचे दिया गया है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी और बिजनेस का प्रशिक्षण दिया जाता है। 2015 ईस्वी में इस संस्थान ने एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है।